जय हिंद। यहाँ से हम आपको अब एक्सरसाइज की तरफ लेके चलते हैं। एक्सरसाइज मेरे पास जो बुकें उपलब्ध हैं, जो बुक्स मेरे पास हैं, उनमें एनसीईआरटी की बुक है, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, इनकी एक बुक है, डॉक्टर आर.के. चौरसिया की बुक है। तो अलग अलग सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं भगवत स्वरूप शर्मा। भगवत स्वरूप शर्मा की बुक लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और इसके अंतर्गत आप एक्सरसाइज ए बी सी डी जो भी हैं उनका सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर एनसीईआरटी की बुक लेके आएंगे, उनका पूरा सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद डॉक्टर आर.के. चौरसिया की बुक है, उसका पूरा विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे। आप जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं। एक बुक कभी भी कंप्लीट नहीं होती। जब आप दूसरी बुक को देखते हैं तो कुछ न कुछ बेटर मिलता है, कुछ न कुछ डिफरेंट मिलता है। तो जब आप ऐसी सभी बुक्स का अध्ययन करेंगे तब आपको एक बेटर सॉल्यूशन मिल पाएगा और आपको जानकारी मिल पाएगी ठीक तरीके से कि हाँ, अब मैट्रिक्स को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसके अंतर्गत कुछ भी पूछा गया हो। तो सबसे पहले लेकर हम उपस्थित हैं डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा, शालिनी शर्मा, इनकी जो बनाई हुई बुक है उसके क्वेश्चनों को सबसे पहले देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आव्यूह 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 4/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स के बाद 4 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंटों में क्या क्या लिखा है? ए पॉइंट कितनी पंक्तियां हैं, बी पॉइंट कितने स्तंभ हैं, सी पॉइंट इनका क्रम क्या है, डी पॉइंट इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो कभी ऐसी गलती न कीजिए कि जैसे ये दिखाई दे रहे आपको 4 ऑप्शन, तो देखा ही नहीं आपने समझा ही नहीं, आपने समझ लिया कि ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और किसी एक को टिक किया और चले आए। ऐसे ही पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ऐसा तो लिखा नहीं है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा। साफ लिखा है आव्यूह जो 4/3 मैट्रिक्स का आव्यूह दिया गया है, 4/3 मैट्रिक्स जो दी गई है उसमें आप देखेंगे में कितनी पंक्तियां हैं। तो इस मैट्रिक्स में आपको बताना है कि इसमें रो कितने हैं, कितने स्तंभ हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, इसका क्रम क्या है यानी इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कुल कितने तत्व है, इसके एलिमेंटों की संख्या कितनी है। ये है प्रश्न पहला। तो आपको हमने अच्छे तरीके से पहले और दूसरे वीडियो के अंतर्गत जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया गया है उसमें बताया है कि किस तरीके से पंक्तियां कौन सी होती हैं, स्तंभ कौन से होते हैं, क्या इसका क्रम कैसे निर्धारित होता है और इसमें एलिमेंटों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। आपको बताया गया था कि जिस कॉपी पर आप पढ़ रहे हैं उस कॉपी पर देखेंगे तो लाइनें खिंची हुई हैं। लाइनें का मतलब पंक्तियां खिंची हुई हैं। तो जो भी पंक्तियां खिंची हुई हैं वो सभी कैसी हैं, क्षैतिज हैं। तो जो इस तरीके से जो लाइनें बनके तैयार हो रही हैं वही पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं। अगर हम किसी को एक जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखते हैं, चलो इसी को लिख लेते हैं, इसी को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां देखेंगे आप 1 2 3 4,
यानी यहाँ पर अगर हम ऐसे चाहें तो ये R1 यानी पहली पंक्ति, ये क्या है R2 दूसरी पंक्ति, और ये क्या है R3 तीसरी पंक्ति, और ये क्या है R4। यानी इस मैट्रिक्स के अंतर्गत टोटल जो पंक्तियों की संख्या है वो पंक्तियां टोटल कितनी है 4। अगर आप इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी पर तो 4 लाइनें जाएंगी आपकी, 4 लाइनें जाएंगी तो ये पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 4। अब इस तरीके से खड़े वाले स्तंभों को देख लेते हैं। तो ये क्या है पहला स्तंभ यानी C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ C3। तो जो ए पार्ट का जवाब होगा, ए पार्ट का जवाब क्या होगा, कितनी पंक्तियां हैं, तो दिए गए मैट्रिक्स में 4 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है, तो इसमें 3 स्तंभ है। इनका क्रम क्या है, अब क्रम कैसे निर्धारित होता है, रो बाई कॉलम, पंक्ति बाई स्तंभ। जिस तरीके से गुणा करते हैं, गुणा करने पर चेक करते हैं सबसे पहले कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्रम क्या है, तो पेयर बनेगा या नहीं बनेगा, बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तब वहां पर क्रम चेक किया जाता है। तो क्रम चेक किया तो क्रम के अंतर्गत आपने देखा 4 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो 4/3 का क्रम है। क्रम जो है वो किसका है 4/3 का क्रम हो गया। इसके बाद इसमें कुल कितने तत्व हैं, तत्व इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, या जो 4/3 मिला है उसका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी 4 3 12 है। इसमें जो टोटल तत्वों की संख्या है वो कितनी है 12 है। क्रम भी दिया गया है 1 2 से लिखा है, टोटल लास्ट कितना है 12 है, तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी है 12 है। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन पूरा होगा। आप ऐसा न करें कि मल्टीपल क्वेश्चन समझ के और किसी एक को टिक कर दें कि ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा, पढ़ा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं और ऐसे ही टिक लगा के चले आए, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, विधिवत तरीके से ABCD का जवाब देना है। तो उनका आंसर ये रहा ए ऑप्शन। पंक्तियों की संख्या बराबर 4। स्तंभों की संख्या बराबर 3। आव्यूह का क्रम या क्रम, रो बाई कॉलम 4/3, 4 × 3। डी कुल तत्वों की संख्या 12। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह न हो, स्केलर मैट्रिक्स ना हो, वो कैसा हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ना हो। तो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह की पहचान क्या है, वो है वर्ग आव्यूह जिसके विकर्णों के अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहते हैं। जो स्केलर आव्यूह है उसके अंतर्गत वो है वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। और ये विकर्ण आव्यूह क्या है, वो है आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव दिए गए हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में कितना अंतर है, विकर्ण आव्यूह तो जो मुख्य विकर्ण बन के तैयार होता है, मुख्य विकर्ण जैसे वर्ग आव्यूह लिखना है
और ये मुख्य विकर्ण बन के तैयार हुआ है, इसके डायगोनल जो डायगोनल है उसके मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अवयव यदि असमान है तो विकर्ण अवयव होगा, और यदि मुख्य विकर्ण के अवयव समान है तो वो अदिश अवयव होगा। अब अदिश अवयव से सभी अवयव शून्य हो, तो जैसे यहां लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अगर इस तरीके से लिखा है तो ये क्या है, विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव तो सभी को कह सकते हैं, लेकिन अदिश अवयव उसकी एक, जैसे ये तो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, अगर विकर्ण में एलिमेंट दिए हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, विकर्ण अवयव होगा निश्चित रूप से। अब विकर्ण, एक मिनट, वो निश्चित रूप से विकर्ण अवयव होगा। लेकिन जब जाएंगे अदिश अवयव पर या इकाई अवयव पर, तो इकाई अवयव कब होगा? इकाई अवयव जब मुख्य विकर्ण के अवयव बन हो तो उसे कहते हैं तत्समक मैट्रिक्स, इकाई अवयव। और यहीं पर अगर एक के अलावा 2 2 2 है तो वो क्या है, अदिश अवयव। और कुछ भी लिखा है, डिफरेंट लिखा है, तो वो क्या है, केवल विकर्ण अवयव। तो ये विकर्ण अवयव का एक उदाहरण है। 2 1 2 3, यहाँ और कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये रहा विकर्ण अवयव। अगर ये जब समान होंगे और इकाई के बराबर होंगे तो इकाई अवयव कहलाएगा। और ये और कुछ हैं, जैसे के लिखा है और यहाँ से सभी अवयव शून्य है तो उसे क्या कहते हैं, अदिश अवयव। आ गया होगा समझ में? तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एक विकर्ण अवयव लिखिए जो अदिश अवयव न हो। अदिश न हो, अदिश कब होगा? जब यहां पर सभी कैसे हो जाएंगे, समान, इकाई ना हो, समान हो। जैसे 2 2 2, 4 4 4, 5 5 5, के इस तरीके से लिखा है तो वो क्या है, अदिश अवयव है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि कौन सा अवयव वर्ग अवयव है। तो जो हम नीचे लिख रहे हैं कुछ मैट्रिक्स, उनका आपको क्रम बताना है और ये बताना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पार्ट, पहले लिख लेते हैं, 2 3 4, इस क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D E F, इतने पार्ट दिए गए हैं। इन पार्टों का निम्न अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि कौन सा अवयव वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव चेक करना है और उनका क्रम लिखना है। तो पहले मैट्रिक्स को देखेंगे तो पहले मैट्रिक्स में देखेंगे कैसे लिखते हैं, रो बाई कॉलम में लिखते हैं। रो बाई कॉलम में लिखते हैं, इसमें 1 2 3, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2।
तो इसका जो क्रम यही नोट किए देते हैं, इसका क्रम होगा वो कितना क्रम होगा 3/2 का, 3/2। यहां देखिए 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या होगा 3/3। इसमें एक पंक्ति है, केवल एक लाइन है और स्तंभ कितने हैं 3, तो इसका क्रम क्या होगा 1/3। इसमें 1 2 3 3 पंक्तियां हैं, केवल एक स्तंभ है, तो इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा 3/1। यहां 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसका क्रम क्या होगा 2/2। और यहां एक पंक्ति है 2 स्तंभ है, इसका क्रम क्या होगा 1/2। क्रम तो इस तरीके से नोट कर दिए, समझ में आ गए होंगे। पंक्तियां 1 2 3 3 पंक्तियां 2 स्तंभ 3/2, 3 ही पंक्तियां 3 ही स्तंभ 3/3, एक पंक्ति 3 स्तंभ 1/3, 3 पंक्तियां 1 स्तंभ 3/1, 2 पंक्तियां हैं 2 ही स्तंभ है 2/2, एक पंक्ति है 2 स्तंभ है तो 1/2। ये तो रहा इनका क्रम। क्रम क्लियर होने के बाद लास्ट में यह भी लिखा है तथा यह भी लिखिए कि कौन सा आव्यूह वर्ग आव्यूह है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स छांटना है आपको, तो वर्ग आव्यूह कौन कौन सा है वो लिख दीजिए। चलिए लास्ट में लिख देते हैं। वर्ग आव्यूह बराबर बराबर का क्रम होना चाहिए, तो एक तो बी है वर्ग आव्यूह, बी का क्रम देखें तो कितना है 3/3। एक ई है, ई का क्रम कितना है 2/2, तो ये बी और ई 2 वर्ग आव्यूह है और शेष सभी का क्रम आपने नोट कर ही दिया कि उनका क्रम क्या है। हो गया होगा स्पष्ट बिल्कुल कि इसका क्रम पहचानना है आपको और ये देखना है कि उनमें कौन कौन से क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से x y z का मान ज्ञात कीजिए। जो समीकरण आपको दिए गए हैं, जो आव्यूह मैट्रिक्स बने हुए हैं इधर उधर या जैसे भी, इनमें कुछ अननोन है, x y z वेरिएबल्स हैं, इनके मान आपको ज्ञात करने हैं कि किस तरीके से मान ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह के बारे में बताया था कि 2 मैट्रिक्स कब आपस में बराबर होती हैं, इसके बारे में आपको पहले और दूसरे वीडियो में समझाया है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर। जब इस प्रकार नंबर 1 ये बराबर होने चाहिए और बराबर के साथ साथ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो दोनों का ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए और मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं x y z के मान। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो 4 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है 4 3 x और 5। दूसरी तरफ लिखा हुआ है x z 1 5। दो बाई दो का इधर भी है, 2/2 का उधर भी है। आपको केवल क्या कंपेयर करना है, एक ही इधर है एक ही उधर है। अगर इधर उधर कोई 2 होते तो किसी जोड़ते या घटाते, जो भी जैसा भी चिन्ह लगा होता। अगर इनटू का चिन्ह लगा होता तो रो बाई कॉलम में गुणा करते हैं, ऐसा पहले बता चुके हैं हम आपको समझना चाहिए। तो यहाँ क्या है 2 मैट्रिक्स दिए हैं तुलना करने पर। जैसे ही इनकी आपस में कंपेयरिंग करेंगे वैसे ही देख रहे हैं 4 की जगह क्या रखा है इधर x, तो आप लिख सकते हैं, नहीं कुछ और होगा, 1 मिनट, बाई तो लिखा ही नहीं है, कहीं आया ही नहीं, देख लेते हैं 1 मिनट, कहीं बाई होगा तो एक जगह बाई लिखना है
चलिए आप यहाँ पे y लिख लीजिए और यहाँ पे y लिख लीजिए, दोनों जगह x आ गया, y लिख लीजिए। y जैसे ही लिखा तुलना की तो यहाँ लिखा है 4, यहाँ 4 की जगह क्या लिखा है y, तो आप कह सकते हैं कि y बराबर निश्चित रूप से जो मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। 3 की जगह क्या लिखा है z, तो z बराबर कितना हो गया 3, और x की जगह कितना लिखा है 1, x बराबर लिखा है 1 और 5 की जगह 5 लिखा ही है, तो ये आपके आ गए आंसर। x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 होगा। इस तरीके से कंपेयरिंग करके केवल मानों को प्राप्त करना है। बी पार्ट आवाज आ रही है। बी पार्ट देख लीजिए। तो बी पार्ट में दिया गया है जो मैट्रिक्स, वो क्या दिया गया है, 2 कोष्टक x 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 और 2 7 6 15 और 14। इस तरीके से लिखा हुआ है। आगे क्या है, 2 लिखा है। जब किसी के इनटू में जो भी डिजिट लिखा है उसका अंदर गुणा करते हैं, तो गुणा मैट्रिक्स में किस तरीके से होता है प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो इसका जो गुणा अंदर होगा वो कैसे होगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा करना है। इसका जब इसके साथ होगा तो 2x, इसका इसके साथ होगा 10, इसका इसके साथ होगा 14, और जब इसका इसके साथ होगा तो 2y -6 प्लस 3 -4 1 2, इधर चल रहा है, क्या चल रहा है 7 6 15 और 14। इन्हें ये आपस में जुड़ेंगे। या उन्हें ले जाके उधर ले जाके आप घटा भी सकते हैं या इसमें ये जोड़ सकते हैं इसके साथ। तो इसके साथ जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही क्या बन जाएगा 2x + 3, इसमें ये जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 6, जब इसमें ये जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 15, और इसमें जब इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2y -4। सेवन 6 ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी तुलना कर सकते हैं। ये पूरा एक ही तत्व है, इधर ये है, तुलना करेंगे तो 2x + 3 बराबर 7, 2x बराबर कितने बचेंगे 4, x का जो मान आएगा वो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 2, x का मान प्राप्त हो गया 2। और ऐसे ही यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं, 2y -4, 2y बराबर 18। सुन लीजिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो y का मान कितना आ जाएगा 9, y का जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए और बी पार्ट आपने हल कर लिया।
ऐसे ही देखते हैं अगला पार्ट, सी पार्ट। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। 1 2 3। इधर कितने बाई कितने का आप व्यू है, कोई बताएगा? देखें 1 2 3, तो 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? स्तंभ पूरा एक ही है, क्यों प्लस माइनस से वो जुड़े हुए हैं, तो पूरा एक ही है। जब जुड़ा हुआ परिवार है तो वो एक परिवार है। तो यहाँ क्या है? 3/1, इधर भी है 3/1। तो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, केवल क्या है, कंपेयरिंग करनी है। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये आपको 3 समीकरण प्राप्त हो गए। इन्हें आपस में हल कर सकते हैं। किस तरीके से हल करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। जोड़ने पर एक्स कैंसिल वाई कैंसिल, क्या आया? 2z बराबर 3, जेड का मान आ गया 3/2। 3/2। इसी तरीके से समीकरण औरों को हल कर सकते हैं। समीकरण 2 व 3, तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। जोड़ने पर y कैंसिल जेड कैंसिल, 2x बराबर 5। x का मान कितना आ जाएगा? 5/2। समीकरण 1 व 3 आप मान भी रख सकते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। एक्स वाले कैंसिल, जेड वाले कैंसिल, 2y बराबर 4, y बराबर 2। इस तरीके से समीकरणों को आपस में हल किया जा सकता है। देखा आपने, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। 3 समीकरण दिए गए थे। x किस तरीके से कटेगा? तो 1 1 में 2 2 कट जाएंगे, बाकी x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। डी पार्ट, एक्स प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, एक्स वाई 6 2 5 8। इनकी भी तुलना कर लो। तुलना करने पर x प्लस वाई बराबर 6, फाइव प्लस जेड बराबर 5। तो इसे तो हल भी कर सकते हैं। जेड का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
और यहाँ से देखेंगे xy बराबर 8। इनके फैक्टर काट लीजिए। किस तरीके से फैक्टर कटेंगे? जोड़ने पर आना चाहिए 6 और गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 8। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। जब x बराबर 4 तब y बराबर 2। जब x बराबर 2 तब y बराबर 4 और z का मान 0 रहेगा। यहाँ x का y का मान आपस में कुछ भी हो सकता है, आप समझ गए होंगे। ये नहीं है कि x अगर कहीं ऐसा लिखा होता कि x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x का मान बड़ा है या y का मान बड़ा है, तब तो आप कन्फर्म कह सकते हैं कि x का मान 4 होगा, y का मान इतना होगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके से दिया नहीं गया है। तो x का मान 4 होगा तो y का मान 2 होगा, और जब y का मान 4 होगा तो x का मान 2 होगा। लास्ट पार्ट, x दिया गया आगे, x कोष्टक 2-3 प्लस y कोष्टक -1 और बराबर में कितना लिखा है? 10-5। x का गुणा होगा तो कितना मिलेगा आपको? 2x 3x प्लस, जब y का गुणा होगा तो -y और y बराबर, इधर कितना है? 10 और 5। इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x -y 3x + y और बराबर में 10 और 5। कंपेयरिंग कर दी, 2x -y बराबर 10, 3x + y बराबर 5। जोड़ने पर y से y तो कैंसिल हो जाएंगे। 5x बराबर कितना आएगा? 15। x का मान 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो सॉल्व करने चाहिए, फर्स्ट ईयर में आ गए हो। यहाँ से मान रखते हैं तो 2 × 3 -y बराबर में 10, 6 -y बराबर 10, -y बराबर 10 - 6 तो -y बराबर 4। y का जो मान आएगा वो कितना आएगा? -4 के बराबर। x का मान 3, y का मान -4। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने 4 क्वेश्चनों का विधिवत तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया है, और ये सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ये उस बुक का सॉल्यूशन है जिसके राइटर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा, उस बुक का ये सॉल्यूशन है। आपको कॉलेज में या जहाँ भी जो भी किताब पढ़ाई जा रही है उस किताब का आप विधिवत तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये बुक नहीं पढ़नी है तो ये जो भी वीडियो 10, 11, 12 या जो भी बन के तैयार होते हैं वो वीडियो छोड़ सकते हैं। उससे जो आगे के वीडियो हैं, आगे के वीडियो NCERT बुक से होंगे तो वो आप देख सकते हैं। उसके आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डॉक्टर RK चौरसिया की किताब से होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। या फिर मैंने जो एडवाइस आपको दी है उसके अनुसार आप सभी का अध्ययन कीजिए। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी स्थिति में आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं और टाइम भी आपके पास है, तो आप इन्हें पढ़ते रहिए और देखिए विधिवत तरीके से, क्योंकि मुझे A to Z पढ़ाना है, आपको चैप्टर बिल्कुल कन्फर्म कराना है। क्योंकि यदि आप BSc में जाते हैं तो वहाँ मैट्रिक्स एक बुक मिलती है, और मैट्रिक्स पूरी एक किताब है या पूरी एक यूनिट है, उस यूनिट का पूरा इसी पर डिपेंड है। और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स कर पाएंगे, तभी आप कैले-हैमिल्टन थ्योरम कर पाएंगे, तभी आप उसकी रैंक निकाल पाएंगे, तभी आप उसे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के माध्यम से उसे हल कर पाएंगे। जब तक आपका ये बेस क्लियर होगा, और ये बेस जब भी क्लियर होगा जब आपको अधिक से अधिक बुकों का ज्ञान होगा विधिवत तरीके से। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।